दिस इज प्रदीप सिंह। आई एम फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। और सिविल सर्विसेज मींस एग्जामिनेशन का जो फाइनल रिजल्ट उसमें आई गॉट फर्स्ट रैंक। एंड एज फार एज प्रीलिम्स means and interview are concerned, I would like to say that all the three portions of this exam are totally different and requires a different strategy for the preparation. देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो करंट अफेयर्स और फैक्चुअल नॉलेज पे रहता है, जबकि वहीं मेंस के लिए हमें थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस और जो हमारा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू रहता है चीज़ों को लेके उसके ऊपर रहता है। और पर्सनैलिटी के लिए आपको क्या जो तैयारी का रहता है उसमें आपको अपने डैफ के ऊपर और जो करंट इवेंट्स होती हैं उनके लिए थोड़ा जनरल नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। मेरी जो स्ट्रेटजी रही वो यही थी कि प्रीलिम्स को और मेंस को और पर्सनैलिटी तीनों चीज़ों को आप अलग अलग तरीके से देखें और उनकी प्रिपरेशन भी उसी तरीके से ही की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से कहीं भी अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले अपनी मेंस की तैयारी करें। जब तक आप जैसे 1 साल का अगर टाइम होता है तो फर्स्ट 6 मंथ अगर आप तैयारी लगातार कंटिन्यूशन में हैं देन स्टार्ट विद बेसिक्स। और बेसिक्स होने के बाद आप अपनी मेंस की तैयारी पे फोकस करें, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करें। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब लास्ट के जब 6 मंथ्स रहते हैं, 5 मंथ्स रहते हैं, वो आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो आप अपना प्रीलिम्स पे थोड़ा फोकस कर दें, अपनी तैयारी को प्रीलिम्स फोकस्ड कर दें। For UPSC CSE aspirants, I have a good news. Unacademy has brought new UPSC CSE batches, which will be starting from the 25th of January. These batches are in 6 months, 1 year, and 2 years, and the batches will be completing your UPSC preparation. The 25th January batches will offer you a complete GS syllabus with 500 plus hours of live classes, free PDF study material, a structured schedule, and a doubt clearing session from Unacademy's top educators. Batches will be conducted in bilingual, that is Hindi plus English, Hindi language, and the English language. So, what are you waiting for? Enroll now for the 25th January batches. To enroll in the batches, you can click on the link mentioned in the description, download the Unacademy app, and as per your preparation, select your batch. To get an instant 10% off, use the code DKT10. Don't wait for anything. Get your enrollment now and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. मेरा यही था। मैंने लास्ट के कुछ मंथ्स में प्रीलिम्स फोकस करा, उससे पहले मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करी जिसने मेरे को मेंस में हेल्प करा। देखिए, मेरी मेन जो एडवाइस रहेगी, जो मैंने गलतियां करी, मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंस में लैग कर जाते हैं। तो वहाँ पे शायद बहुत कम टाइम होता है, 3.5 मंथ्स कुछ आपको मिलते हैं मेंस की तैयारी के लिए, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर पाते हैं। यू कुड ओनली कवर योर सिलेबस एंड यू कुड नॉट फोकस ऑन द राइटिंग प्रैक्टिस। सो मुझे लगता है कि आप थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस पे पहले से ही थोड़ा ध्यान रखें ताकि आपकी वो अच्छी रहे। और इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि ये एक इम्प्रूविंग प्रोसेस है। आप लगातार अपनी करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहें तो, और अपने डैफ जो आपने भरा है उससे आप अच्छे से करें तो वो इंटरव्यू के लिए अच्छा रहेगा। डीकेटी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे टॉपर्स अपना एनालिसिस देते हैं, अपने टिप्स देते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहता है। मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स की बात सुनी है डीकेटी पे, और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। और मैं चाहूँगा कि लोग डीकेटी पे मतलब बच्चे जाएं और उस प्लेटफॉर्म से जो भी उनको हेल्प मिल सकती है वो हेल्प लें। I wish all the best to the DKT and all the students who are watching DKT, that they also get help that they want and they intend to get from the DKT platform. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दर्शन किशोर है। मेरी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इस बार ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई है। मेंस के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी एक्चुअली, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग के साथ प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे ऐसा कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं था कि मैं इतने घंटे प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। जो टाइम मुझे शाम को ट्रेनिंग के बाद मिलता था उसमें मैं कोशिश करता था जितना भी हो सके। कुछ दिन कम मिलता था, कुछ दिन वीकेंड्स पे ज़्यादा भी हो पाता था, बट कोई ऐसी फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं थी। बट मेंस पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने खुद इतना नहीं किया, वो है कि नोट्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाए हुए थे अच्छे से, बट एंड में लास्ट में जब मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रहा था, मैं मेनली बुक्स से ही पढ़ता था और उन्हीं में अंडरलाइन करके जैसे भी बुक्स से ही रिवाइज करता था। तो इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी डिफिकल्टी आ रही थी एंड में, क्योंकि इतना सारा मटेरियल हो जाता है, इतना सारा सिलेबस होता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एंड में आप कैसे सारा रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि अनलेस आप बार बार उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे आपको याद नहीं रहेगा।
और मेन से थोड़े दिन पहले ही आपको सब कुछ एक बार एटलीस्ट क्रिस्प फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग आई फेल्ट कि बहुत ज़रूरी है, नोट्स होने चाहिए। मैंने फिर एंड में अपने मेरे कुछ बैचमेट्स थे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में ही थे, जिनके नोट्स का मैंने थोड़ा सहारा लिया और उससे प्रिपेयर किया। तो ये एक एडवाइस है कि नोट्स ज़रूर बनाए, थोड़े आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, 1 पेजर 2 पेजर ऑन एवरी टॉपिक, कि आप बस उसी को उतना ही रिवाइज करके जाएं एग्जाम से पहले। इंटरव्यू के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है जो ओवर द इयर्स आपकी है। बट हाँ, ये जरूर रहना चाहिए कि आप अपने डैप को अच्छे से स्टडी करके जाएं, जो भी आपने लिखा है हर चीज का आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की पोजीशन में होना चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डैप में कुछ लिखा और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो आपने खुद ही लिखी हुई चीजें, तो उन पे आपका पूरे तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। और बाकी तो मेनली करंट अफेयर्स, आपके बैकग्राउंड, उस पे से क्वेश्चन आते हैं। तो ये है बेसिक स्ट्रैटेजी, जो बाकी पहले भी टॉपर्स ने शेयर किया है, मैं भी शेयर कर रहा हूँ। मेन बेसिक स्ट्रैटेजी यही रहती है, बाकी आपका अपना अप्रोच रहता है, आप किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग एक दिन में कम घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, वो सब आपका अपना अपना होता है। और ऐसे घंटे का मेरा मानना है कि ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इतना करें, बट ये ज़रूर रहना चाहिए कि आप हर रोज़ टच में रहें। ऐसे ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। कुछ दिन ज़रूर आ सकता है, वो तो होता ही है, नेचुरल होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज, कि कुछ दिन आपका बिल्कुल नहीं मन कर रहा तो आप नहीं देखते हैं चीज़ों को। बट कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट करंट अफेयर न्यूज़पेपर्स वगैरह के रेगुलरली टच में रहिए। मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए कोचिंग ली थी जब मैंने अपने मास्टर्स के बाद 1 साल पूरा प्रिपरेशन पे लगाया था। अब मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए कोचिंग ली थी, इकोनॉमिक ऑप्शन के लिए नहीं कुछ लिया था। आजकल इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तो कोचिंग भी मेन तो आपका फोकस रहना चाहिए बेसिक बुक्स पे। ज़्यादातर आपको कोशिश करना चाहिए कि उन्हीं बुक्स को आप बार बार पढ़ें, रिपीटेडली उन्हीं को रिवाइज करें। और दूसरा जो है, आजकल तो बहुत मटेरियल अवेलेबल है ही ऑनलाइन, बहुत कुछ फ्रीली अवेलेबल है, तो उसका बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो कोचिंग एविडेंस है कि ज़रूरी है आज के दिन में। बट अगर आपको लगता है तो कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी क्लासरूम उससे, या आपको ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बैकग्राउंड नहीं पता, और अगर कोचिंग आपको लगता है तो कोचिंग के लिए भी जा सकते हैं, मतलब कोई बुराई नहीं है कोचिंग लेने में। बेसिक बुकलेट्स में जहाँ कोचिंग ली थी राउस की, उसकी कभी कभी रेफर करता था, और विजन आईएएस की भी रेफर करता था। स्पेशली जो उनकी कंपाइलेशन आती हैं इनमें, विजन की है, इनसाइट्स की है, उनसे ही मेनली उन पे ही फोकस करता था। मैंने लास्ट ईयर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम भी दिया था, वो भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसकी मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मेरी फर्स्ट रैंक थी, क्योंकि आई वाज वर्किंग, आई वाज अंडरगोइंग ट्रेनिंग। तो जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इस बार का अटेम्प्ट, वो मैंने काम करते हुए दिया था। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है, वो तो डेफिनेटली है, क्योंकि उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता जितना कोई जो नॉन वर्किंग हो। बट यही है कि आप अपना कोशिश करिए कि जितना टाइम बाकी वर्क डेज पे निकालें और बाकी वीकेंड का यूज़ करें। एक्चुअली मेरे केस में थोड़ा फ़र्क था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 साल की पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी, तो मेरा बेस और बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था उसमें। बट अगर कोई बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, बट ये नहीं है कि नहीं हो सकता। थोड़ा टाइम आपको ज़रूर ज़्यादा लगेगा, और उसमें आप ये ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता है तो हम ज़्यादा सोर्सेज रेफर करने लगते हैं, उससे इतना फ़ायदा होता नहीं है एंड में, क्योंकि आप थोड़ा ही याद कर पाते हैं। तो आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स को बिल्कुल एक फोकस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी कि हमें एक चीज़ के लिए एक बुक पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक बुक पढ़नी है, कुछ मटेरियल रेफर करना है, तो उसी पे आप फोकस रखिए, बार बार उसी को करिए। मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब लोग कहते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरा भी मानना है, बट एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा आंसर राइटिंग कर पाऊँ। एंड में एक्चुअली मुझे थोड़ी सी छुट्टी मिली थी, तो उसमें मैंने कोशिश की थी। बट डेफिनेटली आंसर राइटिंग इज समथिंग जो ज़रूर करना चाहिए। एटलीस्ट आप एक एक एग्जाम तो कोशिश करिए, एक मॉक तो लिख ही ले एट द बेयर मिनिमम। बट एंड में ये भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा लिखने के लिए, तो आप कितना ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ले, वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो कंटेंट पे फोकस करिए और आंसर राइटिंग भी करते रहिए साथ साथ। पर्सनली मैंने इतना नहीं किया था, बट डेफिनेटली अगर मेरे पास और टाइम होता तो मैं और फोकस करता आंसर राइटिंग पे। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग भी बिगिनर्स के लिए, यही कहूँगा, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी थी नहीं एग्जाम के बारे में। तो शुरू में ऐसा बहुत लगता है कि वो कितना सारा सिलेबस है, ये है वो है, हमें इतना सब कुछ पढ़ना है। इसमें कहूँगा कि जो बिल्कुल स्टार्ट करे वो पैनिक ना करे। शुरू में सबको ही ऐसा लगता है, सबके लिए डिफिकल्ट होता है। ओवर टाइम धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, और
मैनेज हो जाता है। यू रियलाइज कि हाँ ये है, मतलब आप फोकस रखिए, प्लानिंग करिए। और मेरा जो अप्रोच था कि मैं जनरली एक सब्जेक्ट पढ़ता था, थोड़ा पॉलिटी पढ़ लिया, मतलब पूरा नहीं बट एक मेजर चंक पॉलिटी पढ़ लिया, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे गए, ज्योग्राफी पढ़ लिया या हिस्ट्री पढ़ लिया। सब कुछ एक साथ पढ़ने से मेरा पर्सनल ये है एक्सपीरियंस कि कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप एक सब्जेक्ट को करिए अच्छे से, फिर दूसरे पे आगे बढ़िए। बट ऐसा नहीं कि पूरा पॉलिटी है, क्योंकि सब कुछ तो आप रियलाइज करोगे कि सिलेबस तो कभी खत्म नहीं होगा, कितना ही आप कर लो हमेशा ऐसा रहेगा कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। तो इसमें पैनिक की कोई बात नहीं है। मेजर पोर्शंस, क्योंकि काफी वो एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलता रहेगा कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोशिश कीजिए हर को थोड़ा थोड़ा करिए, और आपका सपोर्ट सिस्टम का फायदा उठाइए। अपनी फैमिली जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे जरूर बातचीत करते रहिए। ये भी नहीं कि बिल्कुल आप आइसोलेट होकर करेंगे, क्योंकि वो भी कभी कभार नेगेटिव चला जाता है। तो सबसे बात करते रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए। मेनली यही है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल बिगिनर एंड एवरीवन हु इज एस्पायरिंग। दैट इज व्हाट आई लाइक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा वर्मा है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2019 में ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव की है। मेरे थर्ड अटेम्प्ट में इस बार मुझे थर्ड रैंक मिली है। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक पर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में 4 मेन फोकस एरियाज़ थे। सबसे पहले मेरा फोकस था बेसिक नॉलेज को स्ट्रेंथन करना। उसके लिए मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड सोर्सेज से पढ़ाई शुरू की। देयर आर 6 एरियाज़ जिसमें अपने नॉलेज को सबसे पहले बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा था करंट अफेयर्स पे फोकस करना। उसके लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर और मंथली करंट अफेयर्स पे का मटेरियल मार्केट से लेके उस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, सो दैट सारे पॉइंट्स मेरे प्रिपेयर हों। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि मैंने लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए थे। तीसरा था प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आंसर्स हो, चाहे वो मेंस की आंसर राइटिंग हो, या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना हो। और चौथा मेन पॉइंट था रिविज़न। तो इस एरिया में मैंने अपने मटेरियल्स, अपने सोर्सेज लिमिटेड रखे थे और मेरा फोकस ये था कि उन्हीं सोर्सेज को बार बार रिवाइज़ करते जाओ। अब हम जीएस की तरफ आते हैं। तो मेंस के पेपर में आपको पता होगा जीएस के 4 क्वेश्चन पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4। जीएस 1 फोकस करता है सोसाइटी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, मेनली इन 3 एरियाज़ पे। तो इन तीनों के लिए मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी का मुझे पता था कि प्रीलिम्स में मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की बुक्स। मैंने थ्रू आउट द प्रिपरेशन, प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए, बस इन्हीं दोनों बुक्स को रेफ़र किया था। तो ज्योग्राफी मेरा वहाँ से कवर हो गया। दूसरा पार्ट आता है हिस्ट्री और सोसाइटी। इन दोनों चीज़ों को मैं काफ़ी कंटिन्यूटी में प्रिपेयर करती थी, क्योंकि सोसाइटी के बहुत सारे पॉइंट्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलते हैं और आजकल इतने डायनेमिक क्वेश्चंस हो गए हैं कि आपको सोसाइटी और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी मिक्स्ड तरीके से मिलेंगे। तो हमेशा इन दोनों चीज़ों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में प्रिपेयर करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो मैंने सोसाइटी के लिए हर एक टॉपिक वाइज इंडियन सोसाइटी पे बहुत ही कंसाइज नोट्स बनाए थे, 1 पेज नोट्स फॉर एवरी टॉपिक। दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा पेपर आता है GS2 का, जो कि है पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले पॉलिटी का पोर्शन आता है। उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत को मेंस के टाइम पे भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। मेंस के जस्ट 5 to 10 डेज़ बिफोर मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए थे कि पॉलिटी का पोर्शन मेरे 4-5 पेजेस में बेसिक लक्ष्मीकांत से कवर हो गया। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको आर्टिकल्स पता हों, आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज कुछ एरियाज़ में पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। तो इन पे आपके पास बेसिक कंसाइज नोट्स एग्जामिनेशन के पहले डेफिनेटली होने चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं तो आप इतने अच्छे तरीके से कवर करें कि वो मेंस के टाइम भी आपको काम आए। तीसरा आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बायलैटरल रिलेशंस और एक मल्टीलैटरल रिलेशंस। तो इन
सारी ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, क्या अग्रीमेंट्स हैं, क्या कन्वर्जेंस एरियाज़ है, इन सब पर एक एक पेज के नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। फिर आता है GS3। GS3 में 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट आते हैं। एक तो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर है, उसके बाद इंडस्ट्री और सर्विसेज। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एग्रीकल्चर के हर एक टॉपिक पर आपके पास नोट्स होने चाहिए, चाहे वो सब्सिडी का टॉपिक हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक हो। ये सारे टॉपिक्स मेंस में लिस्टेड हैं और सारे टॉपिक्स पे आपके पास डेटा होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, करंट स्टेटस होने चाहिए, क्या स्कीम्स हैं और उनका टारगेट क्या है। आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो इन्हीं थीम्स में से क्वेश्चन निकाल कर पूछते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सुपरमार्केट के बारे में, सुपरमार्केट किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर में चेंजेस लेकर आ रहा है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग से, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। ये सारे टॉपिक्स लिस्टेड हैं, तो आपको इन चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए और वो तभी होगा जब हर एक टॉपिक पर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं। अगर डेटा अवेलेबल है और फैक्ट्स अवेलेबल हैं तो आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं इस पर। फिर GS4 का पार्ट आता है जो कि एथिक्स है। एथिक्स में आपको सबसे पहले तो जितने भी कीवर्ड्स क्वेश्चन पेपर में हैं सबकी आपके पास 1 लाइन डेफिनेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए, चाहे वो सिंपल वर्ड्स क्यों ना हो। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इनकी भी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास कुछ ना हो तो आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं। डेफिनेशन के बाद सेकंड आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स, ग्रेट पर्सनालिटीज़ के एग्जाम्पल्स। आपको हर कीवर्ड के साथ आपको 2-3 एग्जाम्पल नोट डाउन करने ही हैं। GS 1, 2, 3, 4 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेंस की प्रिपरेशन का, और बिना आंसर राइटिंग के फाइनल पेपर में 20 क्वेश्चंस आंसर करना विद इन 3 आवर्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग रेगुलर बेसिस पर करते रहें। कम से कम जब भी प्रीलिम्स का पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको 4 महीने मिलते हैं, तो आपको उसमें स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि आप हर GS 1, 2, 3, 4 के लिए आप ये डिसाइड करें कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर हर GS के लिए आपको अटेम्प्ट करना ही है। और फिर आप ये देख सकते हैं कि आपका कौन सा GS का पेपर है जिसमें आपको ज़्यादा वर्क करना है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करें कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर लिखने हैं। आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाए। मार्केट में बहुत तरीके के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स या कोचिंग्स हैं जो कि डेली आंसर राइटिंग्स ऑफ़र करती हैं। फिर बहुत सारी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ हैं जो कि आप उसको ज्वाइन करके रेगुलर बेसिस पे जब भी उसकी डेट हो या जब भी आप फुली प्रिपेयर्ड हो आप उसको जाके अटेम्प्ट करें। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि एथिक्स के लिए आप बहुत ज़्यादा मटेरियल्स को मत रेफर करिए। इन द एंड एथिक्स में मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन की थी कि मेरे पास 4 पेज के नोट्स थे जिस पर डेफिनेशंस थे और एग्जाम्पल्स थे। तो जस्ट बिफोर एग्ज़ाम जो 2 घंटे होते हैं मैंने बस वही डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखे थे एथिक्स के पेपर के पहले। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप कौन सी बुक्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफ़र कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड बुक्स की बातें करते हैं जो कि ज़रूरी है आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए और आपका बेसिक नॉलेज डेवलप करने के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत रेफ़र करनी है। आपको लक्ष्मीकांत की हर एक पेज थ्रू एंड थ्रू करना है, एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज़ करना है प्रीलिम्स के पहले। सेकंड आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए पर्सनली मैंने श्री राम की एक इकोनॉमी की बुकलेट है, मैंने वो रेफ़र की थी। और दूसरा करंट अफेयर्स का मटेरियल, क्योंकि इकोनॉमी में मोस्टली बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बहुत सारे आपको न्यू डेवलपमेंट्स पता होनी चाहिए कि डेटा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जीडीपी कैसे, जीडीपी ग्रोथ का क्या ट्रेंड है या फिर इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड है,
फूड ग्रेन्स का क्या ट्रेंड है, इज़ इट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये सब बेसिक नॉलेज है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी बेसिक सोर्स रेफ़र कर सकते हैं। मैंने श्री राम का किया था। दूसरा करंट अफेयर्स आता है और तीसरा इकोनॉमिक सर्वे आपको डेफिनेटली देखना है। तीसरी चीज़ आती है जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए मैंने पहले ही बताया कि मैं बस NCERT 11th 12th थ्रू आउट द प्रिपरेशन मैंने बस ये 2 किताबें पढ़ी थी। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स के लिए मैप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैप आपको मेजर ओशंस पता होने चाहिए, इंडिया की मेजर जियोग्राफिकल फीचर्स पता होने चाहिए, रिवर्स पता होनी चाहिए, उनकी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक जो मैप का नॉलेज आपको होना चाहिए। और दूसरा बहुत ही केसेस में फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन के बारे में या फिर उधर इंडियन ओशन में क्या क्या कंट्रीज़ हैं इनके बारे में पूछते हैं। और आजकल काफ़ी कॉमन सेंस के बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में कितने स्टेट क्रॉस होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा प्रीलिम्स के पहले इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मैप की। मेंस के लिए आप बस अगर NCERT की 11th 12th एक बार गो थ्रू कर लेंगे, उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेंस के जस्ट 5 to 10 days बिफोर मैं एक बार ये दोनों किताबें देख लेती थी जियोग्राफी के लिए। तीसरा आता है चौथा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। उसके लिए आप NCERT रेफ़र कर सकते हैं। पर्सनली मैंने स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री रेफ़र की थी प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। उसके बाद आता है कल्चर। कल्चर के लिए मैंने पर्सनली नितिन सिंघानिया की बुक रेफ़र की थी। उसके मैंने हर एक चैप्टर्स पढ़े थे और उसमें काफ़ी अच्छे से इंडिया के आर्ट फॉर्म्स को कवर किया गया है, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। फिर आपको इन सब के अलावा पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट प्लेसेस क्या हैं। और कल्चर में एक 12th की फाइन आर्ट्स की बुक है, उसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। 12th की एक कल्चर की बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है। वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि उससे जो इंडिया के फॉर एग्जांपल टेम्पल्स हैं या फिर स्तूपास हैं, विहारास हैं, किन प्लेसेस पे हैं, और बहुत सारे स्कल्पचर्स जो इंडिया में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल नटराजा का, इन सब की काफ़ी अच्छी सी हिस्ट्री, डिटेल्ड हिस्ट्री दे रखी है, जो कि पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी मुझे। और उसमें बहुत सारे प्लेसेस के नाम आते थे जो मैं याद कर लेती थी और वो फाइनली एग्ज़ाम में लास्ट ईयर प्रीलिम्स में मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही थी। कल्चर के बाद एनवायरनमेंट आता है। एनवायरनमेंट में मैंने शंकर की एनवायरनमेंट की बुक रेफ़र की थी। उससे आपका पूरा बेसिक एक तो प्रिपेयर हो जाएगा। उसमें आपको इकोसिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, बेसिक पोल्यूटेंट्स क्या हैं, इतने सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए जो इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल, किगाली एग्रीमेंट, ये सब बेसिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे कि इनके पीछे इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, कब किस ईयर में किया था, क्या क्या इसके एम थे, वो सब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। सेकेंडली इसका करंट अफेयर्स, आपको रेगुलरली इन्वायरमेंट का आपको अपडेट करते रहना है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा चीज़ है जिस पे कंटिन्यूसली डिस्कशन होता रहता है। एवरी ईयर कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं और देर आर टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंसेस फॉर बायोडाइवर्सिटी, माइग्रेटरी स्पीसीज़, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत कुछ होता रहता है। तो इसका करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको हमेशा हर पॉइंट पे अपडेटेड रखना है। तो ये मेन एरियाज़ हो गए। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात आती है, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज में ज़्यादातर तो मैं ऑफलाइन मटेरियल ही रेफ़र करती थी, बट आप करंट अफेयर्स ऑनलाइन रेफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे डेली करंट अफेयर्स की प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें आप छोटे पॉइंट्स जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छोटे छोटे डेवलपमेंट्स आप नोट कर सकते हैं। तो बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज में मेरे पर्सनली यही सोर्सेज थे। इसके अलावा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होना चाहिए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, इससे आपकी डेप्थ में नॉलेज बढ़ जाती है। और न्यूज़पेपर में कभी कभी अब ऐसे भी सेक्शंस आते हैं जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि
अलग अलग स्टेट्स में किस तरीके के इमर्जिंग आर्ट फॉर्म्स हैं, या फिर किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स जो है अपने आर्ट फॉर्म्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जीआई टैग्स जो न्यूज़ में आता है, या आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाता है, तो वो एक तो पर्सनली मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैं हमेशा पढ़ती रहती थी। और वो मुझे प्रीलिम्स में मुझे अच्छे से पता है कि मेरे कम से कम 2 क्वेश्चंस मैंने बिकॉज ऑफ दैट सही कर लिए थे। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं तो वो भी पढ़ते रहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप अपना मटेरियल सोर्सेज लिमिटेड रखेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे एट एवरी स्टेज, तो वो आपको मुझे लगता है कि आपके एक तो नॉलेज बेस आपका कंसोलिडेट होता रहेगा, दूसरा आप अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। जब आप सेम फ्रेजेस, सेम वर्ड्स बार बार रिवाइज करते रहते हैं तो वो आपके आंसर्स में, आपके इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होता है कि आपको इस चीज़ के बारे में पता है। और ये कॉन्फिडेंस और इस तरीके का प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो बुक्स और रिसोर्सेज के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी। इंटरव्यू के लिए मेरा टाइम टेबल ये रहता है कि जब भी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आप इंटरव्यू की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओगे, तो इंटरव्यू में तो आपको पता है कि आपको अपना डाफ प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, तो उसके टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आपको 2 से 3 न्यूज़पेपर डेली करना है, तो न्यूज़पेपर में आपका काफ़ी सारा टाइम 3 से 4-5 घंटे लोगों के चले जाते हैं न्यूज़पेपर करने में, बट इट इज़ टोटली वर्थ इट। आपको न्यूज़पेपर से हमेशा अपडेटेड रहना है। फिर आपके डैफ के टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, वो बहुत अच्छे से करना है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ डैफ तक ना लिमिटेड रहें। कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यूज़ हो जाते हैं जिसमें आपके डैफ से बिल्कुल भी क्वेश्चन ना करके करंट अफेयर्स या जीएस के क्वेश्चन करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु जैन एंड मैंने इस साल आईएएस की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया है। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी में मेरा मूल मंत्र जो है वो ये है, लिमिटेड रिसोर्सेज बट इनडेफिनिट रिवीजन। बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज रखने से क्या है कि चीज़ें याद रहती हैं, और चीज़ें अगर याद रहेंगी तो ही आप उन्हें आंसर में लिख पाएंगे। तैयारी सबसे ज़्यादा जो है वो मेंस की होती है। जो भी पढ़ना है उसे मेंस ओरिएंटेड पढ़ना होता है। प्रीलिम्स की जो तैयारी होती है वो 50 दिन तक ही, मैं 50 दिन पहले ही शुरू की थी, और मेरा मानना यही है कि प्रीलिम्स का जो स्पेसिफिक पोर्शन और तरीका है वो 50 दिन या 60 दिन में ही कवर हो जाता है। मेन तैयारी तो मेंस की ही करनी होती है, स्पेशली अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की। अगर रिसोर्सेज की बात की जाए, जो मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज बोला है, उसमें सबसे पहले मैं बेसिक जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड रिसोर्सेज हैं वही जो मेन है। बुक्स की बात की जाए तो एनसीईआरटीज़ जो हैं क्लास 6 से 12 तक की, जो बेसिक एवरीबडी टेल्स, वही एनसीईआरटीज़ हैं। और उसके अलावा जो देयर आर सम बुक्स, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स हैं। लक्ष्मीकांत है ऑफ कोर्स फॉर पॉलिटी, और हिस्ट्री के लिए एडिशनल स्पेक्ट्रम है। ये सब बुक्स के नाम हैं जो सबको पता है मार्केट में, बस वो लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। इसके अलावा जो मेन सोर्स ऑफ जो मेरे को अपडेट, जिसने मेरे को एनलाइटन किया है, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन चैनल्स, पीआईबी, और जो भी गवर्नमेंट जो पब्लिकेशंस हैं उनके एनुअल रिपोर्ट्स, ये सब पढ़कर ही मुझे एक्चुअल और फैक्चुअल दोनों बातें पता चली हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स की बात होती है, पर मैंने मैगजीन्स कम ही प्रेफर की हैं। कोई भी मैगजीन इतना अच्छा नहीं समझा पाती जितना कि न्यूज़पेपर और जितना कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स कर पाती हैं। यही एक मूल मंत्र था। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इतनी पढ़ाई की नहीं है। दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ा हूँ। सुबह उठ के नहा धो के अपना माइंड फ्रेश करके अपना पढ़ना शुरू करता था। बाकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। ये स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए काम की हो सकता है आपके लिए करे ना करे। हर किसी को अपनी ही स्ट्रैटेजी जो है डेवलप करनी पड़ेगी। जीएस की स्ट्रैटेजी के लिए बात की जाए तो जीएस का सबसे पहला जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि आप सिलेबस को खोलें और सिलेबस में जो टर्म्स दी गई हैं उन्हें देखें, और टर्म्स से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक जो भी पोर्शन आप ढूंढ पाएँ
ओनली फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज वो करना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे करंट अफेयर्स में पॉलिटी, अगर GS2 की बात की जाए तो पॉलिटी में जो करंट इश्यूज चल रहे थे, चाहे CBI हो, चाहे गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनकी हम ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड जो सोर्सेज हैं उन्हें बात की जाए, वो जैसे कि राज्यसभा टीवी पे जो डिबेट्स आते हैं वो एक परफेक्ट आंसर दे देते हैं आंसर राइटिंग के लिए, वही हमें चाहिए होता है। मैंने जो अपने GS की प्रैक्टिस की थी आंसर राइटिंग, वो solely was based on the राज्यसभा टीवी डिबेट्स एज वेल एज द स्टैटिक पोर्शन, जो कि मैंने खुद ढूंढा था। स्पेसिफिक टर्म्स ढूंढने होते हैं आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर GS3 में इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात की जाए और क्रॉप्स का या एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, कंक्लूजन एंड बॉडी, इसमें ही ढूंढना होता है। अगर इनके सोर्सेज चाहिए ऑथेंटिक सोर्सेज, और पेपर कभी कोई बाहर से नहीं आता, आपको जो करंट अफेयर्स में चल रहा होता है वही आता है। स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने NCERTs के बारे में तो बताया ही है, उसके अलावा जो करंट जो सिलेबस में जो टर्म्स दी गई हैं उन्हें हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ पाएँ, गूगल कर पाएँ, विकिपीडिया कर पाएँ, और उन टर्म्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ें, उन टर्म्स से ही पेपर आता है, उन टर्म्स के लिए से ही पेपर बनता है, और उन टर्म्स के ही आंसर लिखने होते हैं। पर्सनल टिप्स अगर मैं दूं तो सबसे बड़ी टिप ये है कि अपने आप को हेल्दी रखो, आप अच्छा खाओ, और इसके अलावा जो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोगों की बातें जो है कम से कम सुनो। लोगों का काम है बोलना, पर हमारा काम है करना, तो हमें वही करना है जो हमारे ऑथेंटिक सोर्सेज, ऑथेंटिक गाइड्स, और जो अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स बताते हैं वही करना है। बाकी अपनी स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करो और यू विल बी देयर। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सबको थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर वर्किंग सो हार्ड टू अचीव देयर ड्रीम्स। Hello everyone, my name is Vishakha and I have secured All India Rank 6 this year in Civil Services Examination. Through this video of DKT, मैं आपके साथ अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। Coming to मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये आपकी रैंक भी डिसाइड करता है एंड इट्स वेरी बल्कि ऑल्सो। इसमें दो चीज़ें सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि यूपीएससी का सिलेबस इज़ लाइक अ बाइबल टू अस, तो आपको वर्ड बाय वर्ड अपना यूपीएससी का सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि इसी सिलेबस को रेफ़र करके आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी करेंगे कि क्या रेलेवेंट है क्या नहीं, आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। एंड सेकेंडली, जब आप बुक से प्रिपेयर करेंगे तो यू वुड नो कि कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, कौन सा रेलेवेंट पार्ट ही आपको पढ़ना है। सो सिलेबस इज़ द बाइबल ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग में ही सिलेबस को अपने स्टडी टेबल पे पिन कर लेंगे या फिर आप कहीं भी लगा के, इट विल बी ऑलवेज इन योर साइट। सेकेंड थिंग इज़ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है आंसर का स्ट्रक्चर, कि आप किस फॉर्मेट में आंसर लिख रहे हैं। सेकेंड इज़ कंटेंट एंड थर्ड इज़ प्रेजेंटेशन। कमिंग टू स्पेसिफिकली GS पेपर्स, सो GS1 इज़ बेसिकली स्टैटिक, तो उसमें जो स्टैंडर्ड बुक्स हम यूज़ करते हैं फॉर हिस्ट्री, जोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी plus NCERTs, that will give us a good edge and understanding to write the paper. But it's very important that whatever topic we are studying, we try to analyze it and we try to link it with various dimensions and impact it is having in today's time. So maybe हम उस चीज़ को वे फॉरवर्ड में हर आंसर के लिख सकते हैं। That's what I tried and I think मेरे आंसर्स को थोड़ा सा एज मिला उस चीज़ से। GS2 और GS3 इज़ मेजरली करंट ओरिएंटेड, तो उसमें हमारे न्यूज़पेपर्स और जो भी मैगज़ीन्स हम एक रेफ़र कर रहे हैं वो काफ़ी हैंडी आती हैं। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारी पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स की, वॉट एवर वी आर रेफरिंग फॉर 2 and 3, इसको हम करंट अफेयर्स के साथ सप्लीमेंट करें।
इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि ये टॉपिक्स इतने डाइवर्स होते हैं तो इनको कंसोलिडेशन की बहुत प्रॉब्लम आती है। सो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि स्टार्टिंग से व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग हम हर टॉपिक को एक ही जगह पर प्रॉबेबली कोई स्टिकी नोट्स लेके या फिर कोई ऑनलाइन नोट्स लेके हम हर टॉपिक को एक ही जगह पे लिखने की कोशिश करें। उससे हमारी एंड में रिविजन्स बिकम बेटर। फॉर IR इन GS2 आई वुड से कि मंथली कंपाइलेशंस और जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं दे आर मोर देन सफिशेंट। मंथली कंपाइलेशन ऑफ एनी कोचिंग यूजुअली गिव्स वेरी गुड कंपाइलेशन IR की, तो उसमें अगर हमारा न्यूज़पेपर से कुछ मिस भी हो जाता है तो दैट इज़ कवर्ड वेरी नाइसली। उसके साथ साथ आई थिंक हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल सेक्शंस बहुत अच्छे से कवर करते हैं, स्पेशली कुछ कुछ ऑथर्स का, जैसे सी राजा मोहन, ब्रह्मा चेलानी। तो वो चीज़ों में अगर पॉसिबल है एंड इफ़ समबडी इज़ एबल टू टेक आउट टाइम तो वो अपने खुद के नोट्स भी बना सकता है। आई थिंक सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट एंड उनका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। नाउ GS3 में GS3 इज़ वेरी वेरी डायनेमिक पेपर, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे उसमें फोकस करें। बट उसके साथ साथ आई थिंक जैसा कि चेंजिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं दे आर फोकसिंग मोर ऑन द इश्यूज़ एंड कितना डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी आर शोइंग। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी आर स्टडिंग अबाउट फूड सिक्योरिटी, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसकी सारी की सारी जो इश्यूज़ हैं इन डेप्थ उनको समझें एंड देन वी ट्राई टू राइट इट इन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। एंड आंसर लिखते वक्त इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑलवेज ट्राई टू गिव सल्यूशन और वे फॉरवर्ड सो दैट आवर आंसर इज़ अ बिट ऑन द ऑप्टिमिस्टिक साइड। जस्ट लाइक यू नो एक एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरीके से इश्यूज़ को अप्रोच करता है और सल्यूशंस देता है उस तरीके से। फॉर GS4 एथिक्स के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड बुक और लुकमान सर के मार्केट में जो भी फ़ोटोकॉपीड नोट्स होते हैं वो रेफ़र किए थे। आई थिंक इट वाज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज़ इट वाज़ टू द पॉइंट। GS4 में आई थिंक मेजर वेटेज इज़ फॉर द केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ का कोई स्पेसिफ़िक रिसोर्स मैंने यूज़ नहीं किया था। केस स्टडीज़ के लिए मैं टेस्ट सीरीज़ पे रिलाई किया था एंड 2-3 टेस्ट लिखने के बाद आपको भी प्रैक्टिस हो जाता है दैट हाउ यू हैव टू अप्रोच दी क्वेश्चन। सो केस स्टडीज़ को मास्टर करने का एक ही तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 10-20 केस स्टडीज़ आप करके जाइए एग्ज़ाम लिखने से पहले एंड ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी जेन्युइन अबाउट योर आंसर्स। ऐसे में आई डिड नॉट हैव एनी पेक्यूलियर स्ट्रैटेजी बट आई डिड रेफ़र to a book by Anudeep Durishetty sir. It's on essay writing. उसमें आपको samples भी मिलेंगे and उसमें उस book में he has talked about different ways of writing an essay. एक temporal way में कि आप different timelines में ancient, medieval, modern and then way ahead, and एक historical way में, and thirdly about different dimensions like political, economic, social. So I think he gave many sample essays also and he has discussed essay की strategy काफ़ी simple way में also. So I think I referred that book and it helped me in approaching the essay rightly. But before writing the exam, I think it's important कि आप 4-5 essays कम से कम practice कर लें जिससे आपका flow maintain हो जाए। Second factor, आपके पास resources और test series कितने available हैं market में। इस ऑप्शनल की काफ़ी अच्छी गाइडेंस और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। सो दीज 2 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल चूजिंग योर ऑप्शनल, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। कमिंग टू माई स्ट्रैटेजी, पेपर 1 में ऑप्शनल के आई थिंक शुभ्रा मैम के नोट्स आई रेफर्ड फॉर एंटायर स्टैटिक पार्ट एंड दे वर गुड। दैट रियली हेल्प मी क्योंकि उसमें काफ़ी कंसाइज वे में हर टॉपिक के ऊपर काफ़ी वैल्यू एडिशन था। इसके साथ साथ लेकिन मैंने स्टैंडर्ड बुक्स कुछ रेफ़र की थी, ओपी गौबा, एंड्रयू हेवुड, जिससे कि मुझे बैकग्राउंड और अंडरस्टैंडिंग आ जाए एंड थोड़ा सा वैल्यू एडिशन इन एवरी कंटेंट।
कमिंग टू पेपर टू में इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने कंटिन्यूसली फॉर एंटायर ईयर आई केप्ट रीडिंग डिफरेंट वेबसाइट्स बिकॉज़ इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो आई रेड वेरियस मैगजीन्स, वेरियस वेबसाइट्स एंड साइड बाय साइड में उनके नोट्स बनाती जाती थी. फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने हर कंट्री वाइज एक फ़ोल्डर बना रखा था और मैं उसके हर कंट्री के करंट डेवलपमेंट्स और स्कॉलर के व्यूज़ और जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, MOUs या कुछ भी होते थे तो मैं उसको हर कंट्री वाइज नोट डाउन करती रहती थी. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस. बेसिकली ऑप्शनल में इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. जो भी पूछा जा रहा है हम उसको इन डेप्थ एनालिसिस करके डिफरेंट स्कॉलर्स या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट को एड्रेस करके लिखने की कोशिश करें. IR के क्वेश्चंस में आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम डिफरेंट स्कॉलर्स की व्यूज़ को कोट करने के साथ साथ आई थिंक अपनी ओरिजिनल व्यूज़ भी मेंटेन करके रखें. हमारे जो भी आंसर की डिमांड के अकॉर्डिंग जो हम व्यूज़ लिख रहे हैं, scholars should be supporting those views but our answer cannot be completely based on writing इतना सारे scholar के views. That will not fetch us good marks. I think our own content will fetch us good marks. Coming to resource list specifically, CSE Wiki एक वेबसाइट क्रिएटेड है इस बार 2020 बैच के ऑफिसर्स की. उसमें हर टॉपर ने अपने रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजी लिखी है. मैं भी उसमें अपनी रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजी अपलोड करूँगी तो आप प्लीज़ उसके लिए वो रेफ़र कर सकते हैं. कमिंग टू इंटरव्यू इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स आपकी रैंक डिसाइड करता है इन द फाइनल लिस्ट आफ्टर योर मेंस एग्ज़ाम इज़ डन. इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेंस और प्रीलिम्स से थोड़ी डिफरेंट है. प्रीलिम्स में आपको वाइड रेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक्स की, मेंस में आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक्स की, और इंटरव्यू में आपको आई थिंक दोनों का मिक्स चाहिए होता है. बट उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू में यू शुड नो योर सेल्फ, एवरीथिंग अबाउट योर इंटरेस्ट, अबाउट योर बैकग्राउंड एंड अबाउट योर हॉबीज़. आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ जो आप फिल करते हैं वही रेफरेंस होता है इंटरव्यू के मेजरली क्वेश्चंस का. डैफ में आपके हॉबीज़, अचीवमेंट्स, एकेडमिक ऑनर्स और आपका वर्क एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन और स्कूलिंग, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली फॉर्म होते हैं. एंड इसके आगे कोई भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आई विल बी अवेलेबल ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एनी वेयर विच एवर इज़ फीजिबल फॉर यू. एंड इसके अलावा मैं एक ब्लॉग अपना अबाउट डिटेल्ड स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग आई विल क्रिएट, जिसमें मैं बहुत ही प्रिसाइजली और क्लियर मैनर में एक एक चीज़, एक एक स्टेप को लिखूँगी. आप उसमें अपनी क्वेरीज डालकर यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट. Thank you very much and wish you all the very best. Hello everyone, I'm Ganesh Kumar Bhaskar. I've secured AAR 7 in the recently concluded civil service exam of 2019. So I was actually studying world history and ethics about 20 days before the preliminary exam. I had hardly done 10 mocks, and that too within a span of 30 minutes for each mock without any analysis, and that too was done in an online mode. And this resulted in me crashing during my actual prelims. I made a number of silly mistakes. For example, there were questions on subsidiary alliance, money bill, which were considered to be very basic, but I still made mistakes in them. I marked the OMR in a wrong way that led to unnecessary negative marks, and finally lost out by scoring 2.5 marks less than the cutoff and wasting one whole year of my preparation. So I would suggest future aspirants to take note of it. In terms of how I rectified it, I gave 1.5 months of full-fledged preparation for the prelims. I gave around 30 odd mocks from 2 different test series. And even then, after each mock, I would give as much time to analyze the mock as I did for writing the mock. With regard to the resources for prelims, I made sure that I read limited material for prelims, either in terms of static material or the dynamic material. In terms of current affairs, I only read the Hindu and did not read any other newspaper.
Even the Hindu was read in a short period of time. I would collect 7 days worth of newspapers on a Saturday and give only 2.5 hours. Apart from that, I used Vision IAS monthly compilation. I just took the PDF, highlighted on the PDF itself, wrote any notes based on my Google search, and kept that for my prelims current affairs revision. In addition, I used to watch Rajya Sabha TV while having lunch or breakfast at home. Apart from that, for everything like for wildlife parks or national parks, I would create a map with several of these, and then I would try to ensure that I was able to recognize the state the national park or wildlife sanctuary belonged to if I could get the name. But I did not try to memorize them. I just made sure that I could recognize them in a multiple choice question. For ancient and medieval history, I used Tamil Nadu class 11 textbook, the old one. For art and culture, I used the textbook by Nitin Singhania. I did not read the whole book, but I looked at what were the chapters that were high yielding and only focused there. Apart from that, there were sections of art and culture from Tamil Nadu class 11 textbook that I also studied for ancient and medieval. In addition, there was a few points that I picked up from NCERT Fine Arts and wrote it down in my Nitin Singhania book so that I don't have to revise the Fine Arts book. For economics, I did NCERT macroeconomics and the book by Shankar Ganesh. I felt that other popular books like Ramesh Singh are unnecessarily too large, and Shankar Ganesh is a very short book, less than 200 pages, and that is sufficient along with NCERT for economics. In addition, you might want to do budget and economics survey. I just use some coaching center PDF to actually look at points there. Did not spend a lot of time on it. For geography, I used NCERT class 11th and 12th. In addition, for complex phenomena, for example, like monsoon, etc., that are not very well explained in NCERT, I used Ronal videos on YouTube. For environment, I used Shankar IAS, and then also I made maps for everything. For example, for Ramsar Convention sites, national parks, etc. Like I said earlier, I used a map for everything that needed to be crammed for the exam. And finally, I gave 30 mock tests, and towards the last month, I was almost giving 1 mock test a day. नमस्कार, मैं अभिषेक सराफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2019 में मेरा अखिल भारतीय वरीयता क्रमांक 8 है और आप देख रहे हैं डीकेटी। इस वीडियो में मैं अपना प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात आती है कि आप तैयारी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रीलिम्स के लिए कैसे अप्रोच रखेंगे, मेंस और इंटरव्यू के लिए कैसे अप्रोच रखेंगे। अब मैं आता हूँ कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे तैयारी की। देखिए, कहने को जनरल स्टडीज़ होता है, बट काफ़ी बड़ा नॉलेज बेस चाहिए होता है आपको, काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड चाहिए होता है इन सब चीज़ों को समझने के लिए। कई बार वेल रेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनका नॉलेज बेस बड़ा होता है। कई बार जैसे रिलेटिवली लेस अवेयर कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे मैं था। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी तो मैं ये एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ। ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने मैंने बात करी थी कि सुप्रीम कोर्ट को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना। ये मेरा नॉलेज बेस था। फंडामेंटल राइट्स में मैं मानता था कि 19(1) में जो 6 राइट्स लिखे हैं वही फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन सिटीजन के। इतना कम मेरा नॉलेज बेस था। अगर किसी का इतना कम नॉलेज हो तो उनको बहुत सारा रीडिंग करना पड़ेगा, बहुत सारा बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, बहुत सारा बेस बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद वो टारगेटेडली तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनका पहले से रीडिंग की हैबिट रहती है, तो वो अपना नॉलेज बेस पहले से बना लेते हैं और फिर एक साल की तैयारी से भी क्लियर कर पाते हैं। बट आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट एवरी कैंडिडेट टू नॉट बी मिसगाइडेड कि आप 0 से स्टार्ट करो और 1 साल में आप IAS बन जाएं। ऐसा होना बहुत अनलाइकली होता है। रेयरली होता है, हो भी सकता है, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि आप मिसगाइड ना हो इससे। अब बात आती है प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में लोग बोलते हैं कि XYZ मटेरियल आ जाएगा, मेंस 365 आ जाएगा, प्रीटी 365 आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, शून्य के नोट्स आ जाएंगे, पढ़ लेंगे, 2 महीने में हो जाएगा प्रीलिम्स। कुछ लोगों का हो भी जाता है, पर मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि साल भर प्रीलिम्स की तैयारी चलती है, मेंस से अलग। मेरे प्रीलिम्स के नोट्स अलग रहते थे, मेंस के नोट्स अलग रहते थे। प्रीलिम्स में मैंने आपको बताना चाहूँगा कि एवर नोट पे मैं नोट्स बनाता था। मैंने नोटबुक स्टैक बना रखा था, मेंस GS1, मेंस GS2, मेंस GS3। नोटबुक स्टैक में नोटबुक्स थी मेरी, टॉपिक वाइज। जितने 20-21 टॉपिक हैं हर पेपर पे एक नोटबुक थी, हर टॉपिक पे एक नोटबुक थी, और उस नोटबुक में रेलिवेंट जो टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं उसके नोट्स होते थे। ऐसे ही मैंने प्रीलिम्स के नोट्स बना रखे थे। प्रीलिम्स GS1, प्रीलिम्स GS2, प्रीलिम्स GS3। GS1 में क्या, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब टॉपिक्स होते थे। और इस पर जो भी करंट में आया है, मॉडर्न इंडिया, जो भी करंट में आया है, न्यूज़ में आया है,
मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया, सिविल्स डेली और IAS बाबा इन तीनों को रेगुलरली फॉलो करता था। डेली करंट अफेयर्स के जो उसके नोट्स आते हैं वो फॉलो करता था और उनके जो क्विजेस थे वो फॉलो करता था। इन सब चीज़ों से मैं साल भर अपने प्रीलिम्स के नोट्स में चीज़ें इकट्ठा करता रहता था। वैसे प्रीलिम्स GS2 में जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट का, नहीं तो जो बाकी टॉपिक्स हैं उसके मैं नोट्स बनाता रहता था साल भर टॉपिक वाइज। वैसे ही प्रीलिम्स GS3 का जो मेरा नोटबुक था उसमें मैं टॉपिक के नोट्स बनाता रहता था। जैसे डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, डिफेंस नए वेपन्स जो टेस्ट होते हैं, नहीं तो इकोनॉमी है, नहीं तो फिर जैसे आपका इन्वायरमेंट है, ये सब टॉपिक्स पे मैं नोट्स बनाता रहता था। आपने देखा होगा कि बेसिकली GS1, GS2, GS3 के ही टॉपिक्स हैं जिनको मैंने प्रीलिम्स के लिए डिवाइड कर दिया एज़ पर रेलेवेंस। तो वैसे मैं नोट्स साल भर बनाता रहता था इन 3 वेबसाइट से। फिर मेरा टारगेट ये था कि प्रीलिम्स के पहले वाले दिन से लेके पिछले 1 साल तक आपको 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है। 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे करेंगे? IAS बाबा का 60 डे प्रोग्राम, 30 क्वेश्चंस पर डे, 1800 क्वेश्चन ये हुए। 15 क्वेश्चन मैंने बताया था IAS बाबा, सिविल्स डेली और इनसाइट्स, इनके क्विज आते थे 5-5 क्वेश्चन पर डे हर वेबसाइट पे। 15 क्वेश्चन पर डे ये हो गया। अब ये आ गया, आपने पढ़ाई तो कर ली, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लिए, आपने स्टैंडर्ड बुक लिस्ट भी रिवाइज़ कर लिया, आपने बुक मार्क भी कर रखी है। अगर आपको नोट्स बनाने तो आपने नोट्स भी बना लिए। एक चीज़ मैं एम्फेसाइज़ करूँगा, सेम बुक हो सकती है पर उसको पढ़ने का तरीका अलग होगा प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम हर ही कोई पढ़ता है, हर कैंडिडेट पढ़ता है, देयर इज़ नो एक्सेप्शन। पर अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको फैक्ट्स ज़्यादा देखने पड़ेंगे कि कौन सा लीडर कौन से ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे। ये सब चीज़ें आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में तो आइदर यू नो इट और यू डोंट, देयर इज़ नो मिड वे। या तो आप क्वेश्चन देखते ही साथ लगा देंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा वो क्वेश्चन। इसीलिए फैक्चुअल चीज़ों पे प्रीलिम्स के लिए फोकस करते हैं। और जब मेंस की बात आती है तो एनालिटिकल कंटेंट जो होता है उस पर फोकस करते हैं। फैक्ट्स आप अपने एनालिटिकल कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी। पेपर में प्रीलिम्स का 3 आइट्रेशन में सॉल्व करता था, 100 क्वेश्चन 3 आइट्रेशन। उसका तरीका ये होता है कि पहले आइट्रेशन में आप 3 चीज़ें करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे? पहले आइट्रेशन में 40, 45, 50, 55 जो क्वेश्चन आपको 100% गारंटी से आते हैं उनको मार्क कर देंगे। दूसरी चीज़ आप ये करेंगे, जो क्वेश्चन आपको गारंटी से नहीं आते हैं, कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है, मैंने कभी सुना नहीं, मेरे को प्रीलिम्स में उस क्वेश्चन को उठा के देखना ही नहीं है, उस क्वेश्चन को आप पूरा स्ट्राइक ऑफ कर देंगे कि ये क्वेश्चन पे मुझे अगली बार नज़र नहीं डालनी है 2 घंटे में। और तीसरी चीज़ आप ये करेंगे, जो क्वेश्चन आपको 50-60% श्योर है, मतलब 50-50% श्योर है, 60-40, 70-30 ऐसा श्योर है, उसमें जो 2 ऑप्शन है उसको मार्क कर लेंगे। टारगेट मेरा ये रहता था कि जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे आप 20 नंबर ऊपर टारगेट करेंगे। फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों चाहता मैं ये था कि लोग बोलते हैं प्रीलिम्स इज़ अ मैटर ऑफ लक, मैं ऐसा नहीं मानता, इट इज़ अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। अब कमिंग टू द पेपर, इसीलिए मैं ये करता था कि इतने सारे क्वेश्चंस करें, 85 to 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही करना है, और इतने सारे टेस्ट सीरीज़ करता था। सेकेंड आइट्रेशन का मैंने बताया था, सेकेंड आइट्रेशन में आप 50-50%, 60-40%, 70-30% श्योर जो वाले क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करेंगे। क्यों? 55 से आपको 85 तक अपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पहुँचाने हैं। जो पार्शियल श्योरिटी वाले क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें मैं बोलूँगा 2-4 नहीं करेंगे, 20, 25 और 30 के आसपास करेंगे एटलीस्ट। क्यों? प्रोबेबिलिस्टिकली आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो पॉजिटिव स्कोर की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, 2-3 क्वेश्चन में आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या होता है, GS 1, 2, 3, 4 हर पेपर का अलग कंटेंट है, अलग स्ट्रैटेजी रहेगी, अलग सोर्सेज रहेंगे, अलग आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। वो टाइम जो आप डिवोट करेंगे दैट विल डिपेंड ऑन योर नॉलेज बेस, कंफर्ट विद द सब्जेक्ट, एज वेल एज कितना डेप्थ में आप जाना चाहते हैं। अब डेप्थ आप कैसे समझेंगे? नए कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। कई बार ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता या वाकई पता करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे? सीनियर कैंडिडेट्स जो हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो फिर से एग्ज़ाम रैंक इंप्रूवमेंट के लिए लिख रहे हैं, उनसे गाइडेंस लेंगे, मेंटर से गाइडेंस लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके जो आंसर शीट्स हैं वो उठा के देखेंगे। कहाँ से भी मिल सकता है, कभी कभी बुक्स पब्लिश होती हैं, कभी कभी प्रीवियस ईयर कैंडिडेट से आप बात कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको डेप्थ समझ में आएगी। कई सारी कोचिंग जैसे विजन IAS है, उसने अपनी वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स की आंसर बुकलेट्स होस्ट करी हुई हैं। उन टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे और उस आंसर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पिछले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो पिछले अटेम्प्ट में IAS IPS बने हैं या फिर हाई रैंक्स लेके आए हैं या GS के किसी पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, उनका डेप्थ कितना था, उनका नॉलेज कितना था, वो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप इनसिक्योर रहेंगे और आप एक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर जाएंगे, आप इक्विटेबल टाइम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे GS 1, 2, 3, 4 में, और आपके मार्क्स फिर ऐसे कम हो सकते हैं। तो मेरा एडवाइस ये है कि विड्थ और डेप्थ को बैलेंस करें। और बैलेंस कैसे करेंगे? एम्पेरिकल नॉलेज से, प्रीवियस ईयर कैंडिडेट्स की कॉपीज से, गाइडेंस से। मैंने बताया था अपने दूसरे वीडियो में कि मैं भोपाल से हूँ और मैंने स्कूलिंग भोपाल से ख़त्म करी। IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने
आईआईटी कानपुर में जब मैं था तब यूएस और कनाडा में 2 समर इंटर्नशिप्स करी थी, दोनों रिसर्च इंटर्नशिप्स थी। आई वॉज पेड बाय दोज गवर्नमेंट्स, मेरे को अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं लगाने पड़े थे। तो वहाँ पे एमोल्यूमेंट वाला जो पार्ट होता है उसमें मेरे को लिखने मिलता था कि मेरे को आई वॉज पेड बाय दोज गवर्नमेंट्स। उसके बाद जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तब मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम लिखा था। इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम लिखने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक 1.5 साल का गैप होता है। 1.5 साल के लिए मैं रिसर्च एसोसिएट था आईआईटी कानपुर में अंडर डॉक्टर सुधीर मिश्रा, डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से। उनके साथ मैंने 3 कोर्सेज करे थे, तो मैं रिसर्च एसोसिएट था वहाँ पे। उसके बाद मेरी दिसंबर 2014 में रेलवेज़ में ज्वाइनिंग हुई एज IRSE प्रोबेशनर, एज एन IRSE प्रोबेशनर इन इंडियन रेलवेज़ थ्रू इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम ऑफ UPSC। फिर मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2017 लिखा, 18 लिखा, 19 लिखा और 2015 का प्रीलिम्स लिखा था, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। फिर अगर आप अपन जो पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरे वाले स्पेसिफिकेशंस में आते हैं, तो उसमें मेरा ये था कि 2 बार एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड आईआईटी कानपुर से, फिर MCM स्कॉलरशिप आईआईटी कानपुर से, फिर कोऑर्डिनेटर एंड असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर इन नेशनल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन चैलेंज, स्टूडेंट गाइड इन काउंसलिंग सर्विस इन आईआईटी कानपुर। उसके बाद 3 मेरे रिसर्च पब्लिकेशन थे, एक पेटेंट अप्लाई कर रखा है मैंने, अभी प्रोसीजर में है। और उसके बाद मेरे NTPC के साथ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट था कॉलेज में, और वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट स्ट्रक्चर्स, ये एक मेरी हॉबी थी। तो ये सब चीज़ें मेरे डैफ में थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि आई कम ऑफ एज अ वेरी अकेडमिकली इंक्लाइंड स्टूडियस पर्सन। तो दिस ब्रिंग्स मी टू माई फर्स्ट पॉइंट कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। पहली चीज़ इंटरव्यू में ये है कि यू हैव टू शो अ कंसिस्टेंसी बिटवीन द वे यू हैव रिप्रेजेंटेड योर सेल्फ ऑन पेपर एज वेल एज द वे यू हैव कम अक्रॉस एज अ पर्सन इन द बोर्ड। मतलब जैसा आपने खुद को पेपर पे दिखाया है डैफ में, आपके पास फ्रीडम था, आप कुछ भी भर सकते थे, कुछ जैसा आप दिखाना चाहते थे वो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपको आप स्पोर्ट्स पर्सन दिखाना चाहते हैं, लीडर दिखाना चाहते हैं, एकेडमिक दिखाना चाहते हैं, वैसा आप खुद को प्रोजेक्ट कर सकते थे। आप ये दिखाना चाहते थे कि मैंने डाइवर्स फील्ड्स में काम करा है, वो भी प्रोजेक्ट कर सकते थे। तो यूपीएससी ने आपको फ्रीडम दिया, बट अब यूपीएससी एक्सपेक्ट करेगी ना कि जो आपने पेपर में लिखा है वैसे आप लगेगी बात करने में, कि ऐसा नहीं कि पेपर पे कुछ है बात करने में कुछ है। ये इनकन्सिस्टेंसी दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा आप बात करने में है, जैसा आपकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी शेप होती है आपके एक्सपीरियंसेस से, है कि नहीं। आप जो सीखे, आपने जो काम किया, जो आपने सोचा समझा, जहाँ आपके एक्सपोजर रहे, वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी शेप होती है। तो ये कंसिस्टेंसी बोर्ड देखना चाहता है। तो ये कंसिस्टेंसी आप ज़रूर देखें। आप अपनी जब तैयारी कर रहे हैं तो वैसे ही ओरिएंट करें खुद को तैयारी में, कि जैसा आपने डैफ भरा है। अगर आपने एकेडमिकली इंक्लाइंड डैफ भरा है जैसे मेरा था, तो यू हैव टू कम अक्रॉस एज अ स्टूडियस, एज अ नॉलेजेबल पर्सन, एज अ पर्सन हु इज़ इंक्लाइंड टू इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, जिसको चीज़ें सीखना अच्छा लगता है, जिसको चीज़ें समझना अप्लाई करना अच्छा लगता है। इंसिडेंटली ये मेरा मोटिवेशन भी था तैयारी के लिए और सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। शुरुआत करते हैं प्रीलिम से। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो खुद सभी को सिलेबस देखना चाहिए, क्या क्या सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं इनिशियली कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी सिविल्स एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो बेसिकली जब सिलेबस देख ले तो फोकस होना चाहिए कोर जो बुक्स होती है, जो बेसिक बुक्स हैं उस पर। एनसीईआरटी से शुरुआत करा जा सकता है। जैसे पॉलिटी के लिए 6, 7, 8, 9 की एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पढ़ा जा सकता है। और इकोनॉमिक्स के लिए जो भी बेसिक बुक्स है एनसीईआरटी 11, 12 के अलावा, और बाकी भी जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे स्पेक्ट्रम बुक पढ़ा जा सकता है। तो ये सब बेसिक बुक्स पढ़ने हैं। एंड फिर जब एक बार 2 बार आपका सिलेबस हो जाएगा, अगर आपको नीड है तो नोट्स बना सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स क्विक रिविजन के लिए। अदरवाइज़ इफ़ यू डोंट फील द नीड तो आप क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं सॉल्व, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मतलब आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इससे आपको पता चल रहेगा कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने नहीं चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेन बुक लिस्ट के लिए तो मैं मतलब न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए मेरे ख्याल से। इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, जो भी मतलब एस्पिरेंट पढ़ना चाहे, जो जिनमें भी उनको इंटरेस्ट आता है। और मंथली करंट अफेयर मैगज़ीन पढ़ा जा सकता है, काफ़ी सारे आते हैं, जैसे विजन IAS एक होता है जिसको मैं फॉलो करता था। और बाकी बेसिक बुक्स में है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल के वीडियोस देखा जा सकता है, या फिर श्रीराम सर के नोट्स आते हैं श्रीराम एकेडमी के, वो पढ़ा जा सकता है। इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए NCERT 11 and 12 सफिशेंट है, उसके अलावा मृणाल के वीडियोस देख सकते हैं। साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स से हो जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसा मैंने बताया था, स्पेक्ट्रम पढ़ने की आवश्यकता है। और एंशिएंट मिडिवल के लिए जो पुराने NCERTs है वो करके हैं और क्वेश्चंस करेंगे तो उससे कवरेज हो जाएगा।
देखिए, इसमें एक गलती है कि मल्टीपल रिसोर्स लोग बना लेते हैं। मैं तो मानता हूँ कि जो भी बेसिक बुक्स है वो पढ़ेंगे तो उससे काफ़ी कवरेज हो जाता है। उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़े। हाँ, नॉलेज के लिए एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता है कि कुछ एक मतलब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, उसके बाहर के भी नोट्स मतलब सिलेबस क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसको अप्रोच करा जा सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स में लगभग 30-40% क्वेश्चंस ही कोई भी एस्पिरेंट 100% श्योरिटी से जानता है, बाकी में आपको स्मार्ट गैस करना है। इसके लिए प्रैक्टिस होने की ज़रूरत है। अब आते हैं मेंस पे, तो GS 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर के लिए कंटेंट है जो कि हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं। नितिन सिंघानिया सर की बुक्स है, वो उससे कवरेज हो जाएगा। मतलब इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना है मेंस के लिए जितना प्री के लिए पढ़ते हैं, बट हाँ, हर एक टॉपिक के लिए कुछ बेसिक नोट्स और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बनाया जा सकता है। एंड बॉडी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा UPSC में वो आंसर में लिखा जा सकता है। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी टेस्ट सीरीज़ से, तो वो कवर हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो जो हमने प्री के लिए प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वो सफिशिएंट है। उसके अलावा थोड़े से आंसर राइटिंग में फोकस रखना है तो उसको मल्टी डायमेंशनल रखना है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से वो कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के भी चीज़ें उसमें डाले जा सकते हैं आंसर्स में। फिर सोशल इश्यूज़ है एक टॉपिक, तो वो NCERT 11-12 के NCERT है, उससे कवर करा जा सकता है। बाकी मैंने विज़न का वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ा था, उसमें क्वेश्चन भी होते हैं विज़न के पुराने ईयर्स के और UPSC के भी, तो उससे भी कवरेज हो सकता है। वो एक वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है जो कि विज़न IAS का मटेरियल है, उससे कवर किया जा सकता है। एंड क्वेश्चंस थोड़े से एब्सर्ड और वेग होते हैं उसमें, तो जितने भी नॉलेज है उसको अप्लाई करके उसको अप्रोच करा जा सकता है। हमारा एम ये होता है कि हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो कुछ भी मतलब जो भी रेलेवेंट आपको पता है वो लिखना है। क्योंकि बाय एंड लार्ज सबका रीडिंग मटेरियल सेम होता है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सभी को नहीं पता, तो उसमें यही होता है जो भी अपने उस समय इंटेलिजेंस का यूज़ करके उसको कैसे अप्रोच करेगा, उससे मतलब मार्क्स डिटरमाइन होता है। अब आते हैं GS 2 में, तो जो उसमें पॉलिटी का पार्ट है वो लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। एंड करंट अफेयर्स के लिए विज़न IAS का जो भी मटेरियल है उससे कवरेज कर सकते हैं, जो करंट अफेयर्स का मटेरियल होता है। बाकी जो गवर्नेंस का टॉपिक है वो विज़न IAS का मटेरियल या कोई भी मटेरियल जहाँ पे टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस के टॉपिक्स है उससे कवरेज दिया है, उससे कवर किया जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन में तो फोकस सिर्फ करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। कुछ टॉपिक जो भी कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं, RCP हो गया है, इंडिया US रिलेशनशिप, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, ऐसे भी जो भी न्यूज़ में उसके लिए फॉर्डर कंटेंट पहले से बनाया जा सकता है और जब एग्ज़ाम में आएगा तो हम उसके मुताबिक लिख देंगे। अब GS 3 की बात करेंगे तो इसमें इकॉनमी के लिए तो करंट अफेयर्स ही सफिशिएंट है। उसके लिए जो भी करंट का डेटा चल रहा है, GDP से रिलेटेड, सेविंग रेट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रेट से रिलेटेड, उसका एक नोट्स बनाया जा सकता है जो कि आंसर्स में उसको मतलब वैल्यू ऐड करने के लिए, ब्राउनी पॉइंट्स डालने के लिए यूज़ करा जा सकता है। उसके अलावा आंसर्स के थ्रू लोग मतलब कवर करा जा सकता है। और GS 3 के बाद इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो टाटा मैग्रो हिल की बुक है जिससे हम इंटरनल सिक्योरिटी कवर कर सकते हैं। और जो भी विज़न का मीन्स 365 है उससे कवर हो जाता है सिक्योरिटी इश्यूज़। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अगर ARC रिपोर्ट पढ़ सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो वो अच्छा है, उससे समरी बनाएं। और जो भी करंट अफेयर्स में जो भी डिज़ास्टर न्यूज़ में रहा है उसके लिए स्पेशली फ़ोकस कर लें, NDMA की गाइडलाइंस देख लें। और वो बाय एंड लार्ज इसमें एक तरीके से फॉर्डर बनाया जा सकता है कि क्या स्टेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट होते हैं, जैसे प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिहैबिलिटेशन, रिलीफ एक्सेट्रा। जो भी 6 स्टेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उस पर कंटेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न ऑलमोस्ट रिपीट ही होता है। खाली जो भी रेलेवेंट कंटेंट है उसके हिसाब से हमें मॉडिफाई करना होता है अपने आंसर्स को। और उसके अलावा साइंस एंड टेक को करंट अफेयर्स से ही कवर करा जा सकता है। GS 4 के लिए तो एक कोई भी बेसिक बुक पढ़ लेनी चाहिए और जितने भी टर्म्स दे रखे हैं UPSC के सिलेबस में उसके लिए उसके डेफिनेशंस याद करके या समझ के अपने वर्ड्स में लिख के प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। और बहुत सारे एग्जांपल्स फ्रॉम फ्रीडम फाइटर्स या फिर
जो भी लीडर्स है, कंटेम्प्रेरी लीडर, स्पोर्ट्स पर्सन, पब्लिक फिगर्स, ब्यूरोक्रेट, इनके एग्जांपल्स बना लेने चाहिए और जो भी मतलब क्वेश्चन में पूछा है वो लिखें, क्योंकि एथिक्स में फोकस यही होना चाहिए कि जितने भी एग्जांपल्स लिखे उतना अच्छा है, उतने मार्क्स मेरे ख्याल से इम्प्रूव होंगे। For UPSC CSE aspirants, I have a good news. Unacademy has brought new UPSC CSE batches, which will be starting from the 25th of January. These batches are in 6 months, 1 year and 2 years, and the batches will be completing your UPSC preparation. The 25th January batches will offer you a complete GS syllabus with 500 plus hours of live classes, free PDF study material, a structured schedule and a doubt clearing session from Unacademy's top educators. Batches will be conducted in bilingual, that is Hindi plus English, Hindi language and the English language. So what are you waiting for? Enroll now for the 25th January batches. To enroll in the batches, you can click on the link mentioned in the description, download the Unacademy app, and as per your preparation, select your batch. To get an instant 10% off, use the code DKT10. Don't wait for anything. Get your enrollment now and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. मेरा नाम संजीता महापात्र है। मैंने इस बार के यूपीएससी 2019 के रिजल्ट्स में 10th रैंक रखा है। मेरा फाउंडेशन एनसीईआरटी से चालू हुआ। मैंने एनसीईआरटी को बहुत बारी पढ़ा टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको मैंने वहां से कवर किया। उसके बाद सबने मुझसे ये कहा था कि आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है, उसको अपने पास रखना है ऑल द टाइम, और बार बार ही आपको सिलेबस अच्छी तरह से याद होना चाहिए ताकि आप रिलेट कर सको कि ये सब्जेक्ट इस पेपर में आता है, ये सब्जेक्ट उस पेपर में आता है। तो मैं धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप किया। मैंने अपना ऑप्शनल जो चूज किया वो मैंने 2013 में चूज किया था। तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। फ्रेंड्स मेरे सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे थे, तो मैंने एक बार सोचा, मुझे ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस हमेशा से बहुत पसंद था, तो मैंने सोशियोलॉजी के बारे में बहुत सुना था। तो मैंने डिसाइड किया एक बुक खरीद के लाती हूँ छोटा सा। फिर मैंने उस बुक को पूरा पढ़ा, एक बारी एक रीडिंग मारी टू अंडरस्टैंड, और मुझे वो सब्जेक्ट इतना अच्छा लगा, इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने सोचा कि इसी को ऑप्शनल रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑप्शनल आप वो रखो, ये नहीं कि वो स्कोरिंग हो, आप उससे कनेक्ट होने चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन का टाइम मेरा क्या बोलते हैं, जो आरएसपी का सफर था, उसमें आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप जैसे ही बढ़ते जाते हो जॉब में, आपका वर्क प्रेशर बढ़ता जाता है। तो 2018 तक मेरा वर्क प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था, बट मेरी चाइल्डहुड ड्रीम तो आईएएस की ही थी। तो मैंने बहुत ही कष्ट से, क्योंकि ना इतना अच्छा रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी स्टेबल जॉब थी, उसे छोड़ना, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को छोड़ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा और मुश्किल स्टेप था। मुझे सबने कहा था कि आप लीव ले लो और आप चले जाओ पढ़ने, जाते ही हैं सब पीएसयूज में, पर मेरा दिल नहीं माना। मैंने ये कहा कि एक पुल बैक रह जाएगा, मुझ में वो एफर्ट नहीं आएगा कि मेरे पास अभी कोई चारा ही नहीं है, मुझे निकालना ही निकालना है। मेरा हर दिन का एक टारगेट रहता था कि आज मुझे ये पढ़ना है, और मैं जो 4 घंटे पढ़ती थी, मैं सिर्फ पढ़ती थी। इट वॉज ऑल अबाउट पढ़ना। मैं मेंस प्रीलिम्स के एग्जाम्स के बाद 3 महीने दिल्ली गई थी टू मेंस टेस्ट सीरीज लिखने। वो 3 महीने जो मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज के लिए मैं दिल्ली में मैंने स्पेंड किया था। आप जो भी कर रहे हो, हर दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। आज अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी वो 5 घंटे पढ़ना, और क्वालिटी चीज पढ़ना। ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो 2 दिन छोड़ देते हैं, 3 दिन। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसा सफर है जो आपसे कमिटमेंट, डेडिकेशन डिमांड करता है, और आपको वो देना है उसे। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल को मेरे जीएस के 4 कॉपी थे, जीएस 1, 2, 3, 4, मैंने ऐसे कॉपी बना रखे थे अलग, और हर एडिटोरियल को जिससे भी वो कनेक्टेड है, उस जहां वो ज्यादा रेलेवेंट है, उसी पेपर में लिख के रखती थी, और वो ऐसे लिखती थी कि वो मेंस में रिवाइज कर सकूं। मैं इसके बारे में फिर से बाद में बताऊंगी। आई विल फिनिश प्रीलिम्स फर्स्ट। सिमिलरली मेरा एक नोट था जिसमें मैं प्रीलिम्स के लिए कॉपी बना के रखा था मैंने। न्यूज़पेपर में जो जो इम्पोर्टेंट नाम आते हैं, जैसे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी आ गया, तो उसके ऊपर थोड़ा डिटेल लिख लिया।
तो वो मेरा जो नोट्स था वो कंसाइज नोट्स रिवाइज किया था, वो मेरे पूरे साल की मेहनत थी, पूरा न्यूज़पेपर की मेहनत उसमें थी। और टेस्ट सीरीज मैंने प्रीलिम्स के तुरंत बाद ही बहुत सारे टेस्ट सीरीज लिखे थे मेंस के, अराउंड 20 मेंस के टेस्ट सीरीज मैंने लिखे थे। उससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। थर्ड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप सबने मुझे शायद इस ड्रेस में रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, मेरा एक इंटरव्यू बहुत राउंड्स कर रहा है यूट्यूब में, एंड द फर्स्ट 5 minutes इज अ ब्लंडर आई कमिटेड इन दैट इंटरव्यू। और उसमें बहुत कमेंट्स आए हैं यूट्यूब में, इट्स बिट एम्बैरेसिंग फॉर मी, बट आई वांट टू टेल यू ऑल दैट वाज माय फर्स्ट और सेकंड मॉक इंटरव्यू एंड आई वाज वेरी अंडर प्रिपेयर्ड। मेरे को तब आइडिया ही नहीं था कि कैसे बोलना है वहां पे, किस चीज को प्रोजेक्ट करना है। वो लर्निंग स्टेप था मेरे लिए। तो दिस इज हाउ ऑल दिस मॉक मेंस टेस्ट सीरीज ये सब आपको इसी चीज में हेल्प करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे इज आप अपनी गलतियों से सीखें। तो मैंने अपने उस मॉक से सीखा कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बहुत सारा है, मैं उसे अंडर प्ले क्यों कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने कुछ चूज किया है, वो मेरी अपनी चॉइस है, उसे अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो वो चीज मेरी मॉक इंटरव्यू से हुई थी। एंड इंटरव्यू जो फाइनल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज वहाँ प्रोफेशनल बैठे रहते हैं, वो आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं, आपका पर्सनालिटी देखते हैं एंड आपका नॉलेज, नॉट सुपरफिशियल नॉलेज। आप एक टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं। मुझे चाइल्ड लेबर के बारे में पूछा गया था, तो उसके बारे में आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्या है, दैट दे आस्क। और ये आप इंटरव्यू के 1 महीने पहले करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं ला सकते। वो जो साल भर आपने पढ़ाई करी है वो वहां पे आपका दिखेगा ही दिखेगा। सो हैव पेशेंस, इट विल हैपन। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। बहुत लोग पूछते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बावजूद आपने सोशियोलॉजी क्यों मतलब चूज करा। तो वो मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज आई कुड कनेक्ट विद द सब्जेक्ट और मेरा ह्यूमैनिटीज पढ़ने का हमेशा से मन था।